Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about introduction of electromagnetic waves. तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका इंट्रोडक्शन हमें देखना है। इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अलग चैप्टर बनाया गया। क्यों अलग चैप्टर बनाया गया है? एनसीईआरटी जो है कई चैप्टर को एक में करने में बिलीव करती है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जैसे साउंड वेव में अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हम कुछ बोलेंगे तो हमारी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी। मतलब यहाँ मीडियम की आवश्यकता होती है। पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। तो यहाँ तो ये है। अब बात करते हैं लाइट की। धूप में आप खड़े हैं तो आप कहेंगे कि यार बहुत गर्मी हो रही है, जबकि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है। इस दशा में रास्ते में वैक्यूम है और नीचे एयर है, तो वहां तो वैक्यूम में कोई मीडियम है ही नहीं है, वहां कोई पार्टिकल है ही नहीं है। तो वहां पे ऑसिलेट कौन करता है? तो वहां पे ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जो ऑसिलेशन होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब जहां पे ऑसिलेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होने लगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। जैसे लाइट वेव हुआ, एक्सरे हुआ, गामा रेज हुआ। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन करता है। अब बात उठता है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होगा? जहां तक हमारी जानकारी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से बनता है, और फिर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? जहां तक हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट से बनता है या करंट से बनता है। अब क्या किया जाए? तो हमें इसका मतलब वैक्यूम वाले क्षेत्र में हमें करंट की क्या होगी? आवश्यकता होगी। अब आवश्यकता होगी तो उसका हम क्या करेंगे? इंतजाम हमें करना चाहिए। हाँ, तो वेव की डिफिनेशन देख लिया जाए। वेव मतलब ऑसिलेशन। वेव इज एनी डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल इन स्पेस एंड टाइम विदाउट बीइंग इन एक्चुअल कांटेक्ट विद द सोर्स। ये चीज बताना है। तो वेव जो है वो कांटेक्ट होना जरूरी नहीं, उसके लिए मीडियम होना जरूरी नहीं है। हाँ, तो ये चीज वो बता रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में यहाँ थोड़ा सा और जान लें। तो ये जो है अभी आगे इसके बारे में बाद में बताया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इंट्रोडक्शन में देना जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस सी के पैरेलल होता है। सी मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि लाइट के क्या होता है? बराबर होता है। लाइट के स्पीड के बराबर होता है। तो यहां पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में है और ये मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है और आगे भी बढ़ रहा है, तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो आगे बढ़ रहा है वो तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। और एक्स एक्सिस में ये हो गया। तो मान लेते हैं वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, तो ये जेड एक्सिस में क्या होगा? जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान देना है। और ई क्रॉस बी करेंगे तो वो सी के क्या होता है? ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगा वो सी के क्या होगा? पैरेलल। सी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी के पैरेलल होगा। हाँ, तो ये चीज ध्यान देना है। और ई बी सी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आगे जानकारी किया जाएगा। बशर्ते यहाँ हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और कंसेप्ट से गुजरना होगा।
तो हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज से प्रोड्यूस होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें करंट की आवश्यकता होगी। तो आगे शुरू करते हैं। अगला हेडिंग, टुडेज गोल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आज का हमारा लक्ष्य है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके बारे में अध्ययन किया जाए। इसके बारे में अध्ययन ये करना है कि हम यहाँ एक कंडक्टर लिए हैं, कॉपर का एक कंडक्टर ले लेते हैं, कॉपर का एक कंडक्टर लेते हैं और इसके बीच में यहाँ पे बी इज इंक्रीजिंग। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से क्या होता है? फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स में परिवर्तन से, फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। अगर कंडक्टर क्लोज कॉइल है तो ऐसी दशा में वहां इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या कहा जाता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो ये फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स में जो चेंजिंग हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है। तो जो इंक्रीजिंग चेंज का क्या करता है? लेंज के नियम से इसका अपोजिशन होना चाहिए। अपोजिशन के लिए करंट क्या है? इस डायरेक्शन में अगर फ्लो होने लगे कंडक्टर में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा। तो जाहिर है कि इसका क्या हो जाएगा? अपोजिशन हो जाएगा। वही हम चाहते हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से फ्लक्स में चेंज हुआ। फ्लक्स में चेंज करने से कंडक्टर में करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा तो जाहिर है कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन मोशन क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को कौन मोशन करा सकता है? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो इसको मैग्नेटिक फील्ड मोशन नहीं करा सकता। इसको मोशन कराने के लिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो इसको मोशन करा सकता है। तो हाँ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कार्य करता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर जो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स कार्य करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। तो ध्यान दिया जाए, कहीं भी देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। तो अंत में जब मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? सर्कुलर में आ जाएगा। सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से वर्क करेगा हर जगह। ये चीज है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उत्पन्न हुआ ये आप हमको बताइए। तो यहां पर अब एट लास्ट में ये कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उत्पन्न हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्यार्थी उत्पन्न हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता। तो ये हमारा जो है ये भी फैराडे का ही नियम है। ध्यान दिया जाए तो यहां लिखा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज एक्चुअल लॉ ऑफ फैराडेज लॉ। एक्चुअल लॉ यही है, ये आपसे कहना था। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज एक्चुअल लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पे हम देख रहे हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फैराडे का नियम है और इसे हम लोग जो जानते हैं इस तो ये यहां पे देखा जाए जो पहले हम लोग जानते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है फ्लक्स चेंज होने से, वो होता है माइनस डी फाई ई अपॉन डी टी होता है। ये चीज हम लोग जानते हैं, इससे पहले जानते थे कि फ्लक्स में जो चेंज होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है।
अगर कंडक्टर क्लोज कॉइल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी को कहा जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन यहां पे क्या है, इसी को इस रूप में, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते होंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं है तो डेल्टा वी इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएल, तो ये चीज आपको बताया गया होगा। तो इसी के स्थान पर यह प्रयोग किया गया है, कुछ भी नया नहीं है, ध्यान दें। लेकिन ये चीज यहां पर लिखना है, ये तो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहां से एक कंसेप्ट हमको ये मिला, ये फैराडे का ही नियम है। हाँ, फैराडे का नियम ये है, आपको ये जानना है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्चुअल लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जानकारी होना चाहिए। 1831 की घटना है ये। हाँ, अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो ये क्वेश्चन बनता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो सकता है? हमारे फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में रिवर्स वाला प्रोसेस पॉसिबल बहुत ज्यादा होता है, जबकि रासायनिक वाले, केमिकल वाले में ये चीज, केमिकल वाले फिनोमेना में ये चीज जल्दी पॉसिबल नहीं होता। जैसे दूध से दही बन गया और फिर दही से दूध बनाना है तो ये लगभग असंभव है। लेकिन हमारे फिजिक्स में ऐसी कोई घटना नहीं है जो कि असंभव हो, उसका रिवर्स नेचर में जरूर पॉसिबल होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, नाउ द क्वेश्चन अराइज, कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड? तो ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट है, बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट का जन्म हुआ। उस साइंटिस्ट नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये होगा। तो इन्होंने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए इसे प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इतनी जानकारी यहां से हमको मिली, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट में एक यहां कैपेसिटर लेते हैं और बैटरी और कुंजी के साथ इसे जोड़ देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड बाय ए बैटरी। कैपेसिटर को जो है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी द्वारा क्या करते हैं, हम चार्ज करेंगे। तो चार्ज कैसे होगा, इस प्लेट से डीक्यू चार्ज, देखिए निगेटिव वाला प्लेट, यहां से डीक्यू चार्ज यहां जाके चिपक जाएगा, तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। या ऐसा कहिए इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट से कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाके यहां चिपक जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाके यहां चिपक जाएगा, या इधर से इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, तो भी सही है। तो दोनों कंसेप्ट सही है। तो डीक्यू चार्ज यहां से अगर यहां आ रहा है तो इसका मतलब कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीक्यू अपॉन डी। अब देखते हैं इस कैपेसिटर के बाहर यानी एक्स पॉइंट पे और इस कैपेसिटर के अंदर वाई पॉइंट पे हम देखते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यस, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हमारे अंदर धारणा है कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो यहां से डीक्यू चार्ज जा रहा है तो उसके कारण करंट आई फ्लो करेगा। तो यहां पर जब हम नीडल करते हैं तो यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड होने का एहसास होता है, मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है। जब यहां नीडल रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होने का पता चलता है। तो एक्स पॉइंट पर हम क्या कर लेते हैं, एक
क्लोज लूप बना लेते हैं, x पॉइंट पर एक क्लोज लूप बना लेते हैं। फिर y पॉइंट पर एक क्लोज लूप कर लेते हैं। तो यहां पर तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन अंदर कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब इसका अध्ययन करने के लिए हमें कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए? तो हमें लगता है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो एक्स पॉइंट के लिए देखते हैं बी डॉट डी एल लाइन क्लोज्ड इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू नॉट आई नेट होता है। यह है करेक्ट ऑन सरफेस S1। तो यहां पे ये कंसेप्ट समझ लिया जाए कि एम्पियर सर्कुलर लॉ कब वैलिड है। वैलिड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस डज नॉट चेंज विद टाइम। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ तब वैलिड है जब ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज ना हो। अब यहां तो चेंज नहीं होगा, अरे भाई करंट कांस्टेंट है यहां पे, तो यहां से यहां पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्स वाले पॉइंट पे तो एम्पियर सर्कुलर लॉ एकदम करेक्ट है। देखिए करेक्ट ऑन सरफेस S2। तो यहां पे करंट है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ, वायर में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो आप ऐसे वायर को पकड़िए, इस टाइप से देखिए। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, जबकि यहां पर इस नीचे वाले पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। यस। और अगर आप राइट हैंड थंब रूल से प्रयोग करना चाहते हैं, देखिए ये यहां ऊपर की ओर और नीचे अगर लेना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। यस। तो ये चीज कहना हमें। तो एक्स वाले पॉइंट के लिए यहां पे हम देखें तो हमें ये अप्लाई किए और ये करेक्ट भी आया। अब बी वाले पॉइंट पे देखते हैं। तो बी डॉट डी एल लाइन क्लोज्ड इक्वल टू 0 म्यू नॉट आई 0। आई यहां कोई कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं है। जब कोई करंट नहीं है तो जाहिर है कि क्या होगा? बी डॉट डी एल 0 होगा। मतलब यहां पर इनके एम्पियर सर्कुलर लॉ के कंसेप्ट से कैपेसिटर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और उसके बाद तब मैक्सवेल ने जो है यहां पे मैग्नेटिक नीडल रखा। मैग्नेटिक नीडल रखा तो जितना डिफ्लेक्ट यहां पर हो रहा था उतना ही डिफ्लेक्शन यहां पर हुआ। एकदम चकित रह गए मैक्सवेल साहब, एकदम चकित रह गए और पूरी दुनिया को कहने लगे, ये लोगों को ये बताने लगे कि देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है। और सेम उतना ही डिफ्लेक्शन हुआ, दोनों जगहों पे सेम उतना ही डिफ्लेक्शन हुआ। तो यहां पे ये बताने लगे कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये किसके कारण है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया? आप देखिए एक प्लेट इसका पॉजिटिव हो जाएगा, अरे डीक्यू चार्ज ऐसे आता जाएगा, डीक्यू चार्ज आता जाएगा, यहाँ प्लस होता जाएगा, यहाँ निगेटिव होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? यहाँ इंक्रीज कर रहा है। प्लस वाले प्लेट से माइनस प्लेट की ओर क्या होता है? कैपेसिटर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि चार्ज जैसे जैसे आ रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ कहेंगे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैक्सवेल साहब ने अपना ये सिद्ध कर दिया। इससे पहले फैराडे साहब ने बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल साहब ने उसका रिवर्स भी प्रूव कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट से कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब दुनिया वाले को ये बता तो रहे मैग्नेटिक फील्ड यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, लेकिन दुनिया विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्योंकि दुनिया ये जानती है कि मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से बनता है, जैसे यहां करंट है वैसे यहां करंट होना चाहिए। अब फिर परेशान हो गई ये, मन में एक धारणा बन गई है कि करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो अब ये धारणा निकल नहीं रही है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए आगे देखते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, तो आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में जो है मैक्सवेल ने कहा कि जो कंडक्टर में होकर करंट गुजरता है उसे हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं, इसे आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपेसिटर के बीच में भी एक करंट फ्लो करता है जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, क्योंकि दुनिया जो है यही बिलीव करती है कि करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने कहा कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसका क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट करंट, उसे आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज पहले प्रूव हो चुका है। मैक्सवेल सेड दैट नॉट ओनली करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बट ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये पहले पता चल चुका है कि केवल करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहां से देखा जाए कि इन्होंने अब करंट की जो परिभाषा थी वो बदल दी। इन्होंने कहा जो कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है उसे क्या कहते हैं, कंडक्शन करंट कहते हैं। आईसी या नॉर्मली इसे आई भी कहा जाता है, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये हो गया। अब फिर बहुत डायमेंशनली करेक्ट करने के बाद, काफी मेहनत के बाद मैक्सवेल को जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला मिला। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला जिसको हम आगे प्रूफ कर रहे हैं अभी। ध्यान दें, इनसे हमें 2 पॉइंट मिला कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा पॉइंट मिला चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां ये बात ये सिद्ध कर ले गए। अब ये दुनिया यहां मानने को तैयार हो गई कि भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करता है। अब यहां करंट आ गया। अब करंट के कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब ये दुनिया मानने को तैयार हो गई कि हां अब ये बात सही है। अगर अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट हो रहा है तो अब दुनिया ये विश्वास करेगी कि हाँ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि करंट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यस, तो ये चीज है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब डिस्प्लेसमेंट करंट की डिफिनेशन देखा जाए जो कि बोर्ड लेवल पर जरूरी है, ये पूछा भी जाता है। ध्यान दें, ए करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ध्यान दें, तो देखिए यहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट उत्पन्न होता, बस इतनी ही जानना। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कैपेसिटर के बीच करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसे आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा आपका परिभाषा। ए करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये तो रहा आपका परिभाषा। अब यहां थोड़ा और बात देखिए, बी एक्स इक्वल टू बी वाई। एक्स पर हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, वाई पर यहां रखते हैं, कहीं भी चेक करते हैं तो जाहिर है कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेम आता है। तो बी एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड और वाई पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो करंट का मान भी क्या होगा, सेम होगा। कंडक्शन करंट का मान भी उतना होगा जितना डिस्प्लेसमेंट करंट का मान होता है। तो इससे क्या हो गया, कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इससे पहले यह नहीं पता चलता था कि यहां क्या होता है। जैसे यहां तो कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, बीच वाली एक समस्या थी इससे पहले, लेकिन ये समस्या यहां से क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से सॉल्व हो गई। ध्यान दें, ये जानना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन करते हैं, प्रूफ देते हैं कि कैसे आया। तो यहां ध्यान दिया जाए तो ये करंट आईसी जो कंडक्टर में होकर फ्लो करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, तो हो गया कंडक्शन करंट।
और जो कैपेसिटर के भी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ध्यान दें यहां पे प्रूफ में देखा जाए कि ये चार्ज कैपेसिटर है, प्लस क्यू चार्ज से मान लेते हैं, ये माइनस क्यू, तो जाहिर एक प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां बताया गया है कि कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर दूसरे प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनका डायरेक्शन एक दिशा में होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों जोड़ा जाता है। तो जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। छोटा सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, छोटा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इक्वल टू आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए होता है। जब ए से इसमें गुणा करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपॉन ए आया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी फाई ई अपॉन डी टी इक्वल टू ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, क्यू का डी क्यू अपॉन डी टी हो गया। अब डी क्यू अपॉन डी टी है क्या जी, डी क्यू अपॉन डी टी, इसे आईसी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर वो नहीं है। ये बात हो रही है कहां पे, कैपेसिटर पर। तो यहां पे देखें डी क्यू अपॉन डी टी है क्या जी, डी क्यू अपॉन डी टी, यहां पे डी क्यू अपॉन डी टी दूसरी चीज है, ये डी क्यू अपॉन डी टी दूसरी चीज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये चीज, तो ये क्या चीज है, ये वाली चीज नहीं है। इस चीज का क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट की परिभाषा दिया जा सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, ये चीज है। तो यहां डी क्यू अपॉन डी टी दूसरी चीज है कैपेसिटर के बीच में, ध्यान दिया जाए। और यही डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या है, बराबर है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके स्थान क्या लिख देंगे, आई डी। तो एप्सिलॉन नॉट का यहां इंटू करते हैं, तो आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी का जो फार्मूला आया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो इसकी सहायता से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। अब इसकी सहायता से एक और फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमको आवश्यकता रहता है। तो देखिए यहाँ पे फाई नॉट लिख दिए, डी अपॉन डी टी, फाई ई के स्थान पे क्या लिख दिए, ई ए रख दिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थान पे हम लिख सकते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तो V अपॉन डी कर सकते हैं, ए पहले से है ही है। तो ए अपॉन डी, ये ए है प्लेट का एरिया, ये कांस्टेंट है, बीच का डिस्टेंस ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के लिए उसे हम बाहर ले लेंगे, तो बाहर ले लिए। और अंदर जो बचा डीवी अपॉन डी टी आया, डीवी अपॉन डी टी। तो वोल्टेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आया, और न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, उसके स्थान पे वैल्यू हम रखेंगे। अब बाहर देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये किसका फार्मूला है, ये हम लोग जानते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला है, जबकि प्लेटों के बीच क्या है, वैक्यूम हो, ऐसी दशा के लिए फार्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल टू सी कैपेसिटेंस से वो वैल्यू दिया रहेगा, 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड यहाँ पे रखेंगे, ये डीवी अपॉन डी टी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ये दिया रहेगा, तो आप यहां वैल्यू रखेंगे, यहां से और आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन है, और ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए क्वेश्चन 1, प्रूव दैट द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर इक्वल। अगर मान लेते हैं ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कैसे हम लोग करेंगे। तो यहां भी देखिए ये कंडक्शन करंट आईसी होता है, यहाँ पे कैपेसिटर भी जो करंट फ्लो करता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी होता है।
तो इनके बीच अगर आप फ्लक्स चाहिए तो ई ए cos जीरो हो जाएगा। cos जीरो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो एरिया वेक्टर का है। एरिया वेक्टर ये होगा तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इसलिए cos जीरो आया है। तो फाई ई बराबर ई ए होता है। तो यहां से देखा जाए कंडक्शन करंट आई सी इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी होता है। अब डी अपान डी टी लिख लिए, फाई ई के स्थान पर हम लिख लिए ई इंटू ए, और ई कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, ए से ए क्या हो गया कैंसिल। अब क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का डिफरेंशिएशन करना है तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लिए तो एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया। अंदर जो बचा डी क्यू अपान डी टी बचा, तो जो यहां लिखा है तो डी क्यू अपान डी टी अगर देखा जाए तो यहां से क्या है आई सी हो गया, इसलिए आई डी इक्वल टू आई सी प्रूव्ड हो गया। ध्यान दें, लेकिन वास्तव में ये जो डी क्यू अपान डी टी है ये किसके बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो आपका कैपेसिटर है प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे कंडक्शन करंट आईसी है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी है, ये एक्स है ये वाई है। तो यहाँ पे देखा जाए एट एक्स पर जो है विद्यार्थी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, जीरो होता है, और वाई पर कंडक्शन करंट जीरो होता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो एट एक्स डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है, यहां पर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी रहेगा यहां के लिए। एट वाई पर देखते हैं तो वाई पर क्या रहता है, वाई पर कंडक्शन करंट जीरो रहेगा आई सी। तो यहां देखें बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डी, क्योंकि यहां पे करंट कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो अब यहां एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया जा सकता है। अब ये करेक्ट हो गया, इससे पहले करेक्ट नहीं था। एम्पियर सर्कुलर लॉ की सहायता से ये जीरो आ रहा था, ध्यान दे। तो मॉडिफाई, इसका मॉडिफाई करते हैं तो ये दोनों मॉडिफाई करने पर आ रहा है बी डॉट डी एल लाइन क्लोज्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, एड कर लिए यहां पे। तो जनरली कहा जाता है आई सी को आई ही रिप्रेजेंट करते हैं, और आई डी के स्थान लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का होता है। आईसी के स्थान पे आई भी लिखा जाता है नॉर्मली, दोनों एक ही चीज है। तो दिस इज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, यही हमारा एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है। लेकिन आप इसे सोच रहे होंगे ये तो आप ऐड कर दिए, इसका मान बढ़ जाएगा, इसका मान बढ़ जाएगा। ऐसा विद्यार्थी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो आईडी जीरो हो जाएगा, अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो आईसी जीरो हो जाएगा। तो मान बढ़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका मान बदल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा बिल्कुल नहीं हुआ है। एक स्थान पे दोनों करंट नहीं होंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है द चार्ज ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वेरिंग एज Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर। प्लेट एरिया ए दिया है, सेपरेशन ऑफ प्लेट दिया है डी। इतना हमारी जानकारी में ये है हमारे पास। तो सोल्यूशन में हमारे पास है चार्ज Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी, इतना है हमारे पास। और हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फाई ई इक्वल टू होता है ई ए, और ई होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना आया है। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा डी फाई ई अपान डी टी इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान डी टी।
इतना आएगा। तो 1/ε0 डी डी टी ऑफ क्यू, क्यू के स्थान पर हमको ये वैल्यू दिया है, ये चीज हमें रखना होगा। तो क्यू नॉट साइन ओमेगा टी यहां से आया। तो यहां से देखते हैं तो क्यू नॉट भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट, और साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो कितना होगा ओमेगा। यस, तो ये चीज यहां आ जाएगा। तो यहां से आ रहा है क्यू नॉट ओमेगा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी, किसके बराबर आ रहा है, डी फाई ई अपान डी टी इक्वल टू आ रहा है। हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब उसका डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला हम जानते हैं, उसी में रख देंगे, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। तो वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, उसी में पुट करना है एप्सिलॉन नॉट। तो डी फाई अपान डी टी ये हम निकाल चुके थे, ये वैल्यू यहां पे रखते हैं। तो क्यू नॉट ओमेगा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल टू आएगा क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये रहा आपका। तो ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, तीसरा सवाल देखा जाए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड इज बीइंग चार्ज्ड so that the current has a steady value of 100 milliampere. Calculate rate of change of potential difference. ध्यान दें, शॉर्ट में लिखा है potential difference between the plates, ये हमसे पूछ रहा है। तो जो हमारे पास गिवन है हम उसे सफाई से लिख लेते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटेंस C इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड है, तो 10⁻⁻⁶ फैरेड हो जाएगा। और करंट ID ये हमको दिया है, स्टेडी करंट कितना दिया है, 100 मिली एम्पियर तो -3 एम्पियर, इतना हमारे पास है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है आई डी इक्वल टू सी डीवी अपॉन डी टी, ये हमारा फार्मूला होता है। जब कैपेसिटेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हमें चाहिए होता है तो ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दें, यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट दिया है 100 इंटू 10⁻³ और C हमको मालूम है 5 इंटू 10⁻⁶, और ये है dV अपॉन dt, और यही हमको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से ये चीज देखिए, 5 दूनी 10, 20 गुणे 10⁻³ तो dV अपॉन dt इक्वल टू आ रहा है 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁶ हो जाएगा। ये 3 घात तो कर जाएगा, नीचे 3 बचेगा नेगेटिव, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 20 इंटू 10⁻+3 इतना वोल्ट पर सेकेंड आएगा, इतना वोल्ट पर सेकेंड आएगा, लेकिन आंसर में लिखा है 20 किलो वोल्ट पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखा जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके बारे में सब बात हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, बस उसे क्रम से लिखना और समझना था। ध्यान दिया जाए, इट इज नॉट, डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टी देखा जाए, इट इज नॉट कन्वेंशनल करंट, ये पारंपरिक करंट नहीं है। एज इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सो इट इज कॉल्ड करंट। चूंकि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कौन, डिस्प्लेसमेंट करंट। एज इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सो इट इज कॉल्ड करंट। तो तभी जो है इसे करंट कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट को। ध्यान दिया जाए, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट तभी एग्जिस्ट करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो, चेंज हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण ही डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। तीसरा पॉइंट देखा जाए, इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडीशन, स्टेडी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो कैपेसिटर है आपका ये चार्ज ले आता है, चार्ज ले आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इंक्रीज करता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है। तो स्टडी कंडीशन के लिए ये सत्य नहीं है, ये कहना है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये चीज आपको हमें बताना था। स्टडी कंडीशन के लिए ये चीज सत्य नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तब यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ। चौथा पॉइंट देखा जाए, टुगेदर विद द कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये जो है कंडक्शन करंट के साथ जो है डिस्प्लेसमेंट करंट जो है कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम को भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ध्यान दें, तो ये चार जो है प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट करंट की, इसे आपको जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट में 2 पॉइंट और एक बार समझ लिया जाए। इंपॉर्टेंट नोट में नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, अभी हम लोग कंडक्टर वाला पढ़े यहां पे, बी के चेंज होने से, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या किया, इंक्रीज किया। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है वो ये है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात हमें आपसे बताना था। तो ध्यान दें, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। तो ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये चीज ध्यान देना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़े, आईटी वाला। यहां पे देखिए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां प्लस प्लस प्लस, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे क्या उत्पन्न हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है हमेशा। यहां पे तो कन्फर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन यहां है। अगर यहां पे आप वो ज्ञात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा। अगर यहां पे ज्ञात करते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस, तो यही चीज हमें बताना था। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।